हेलो हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सब्लाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है उसका पहला लेक्चर आज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले चैप्टर के बारे में बात करें कि पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखिए, पहले चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, कहीं कहीं पे ये आपको रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में लगभग आपका बेसिक चलेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी आएंगे जो आपने 9th 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, वो चीज आप लोग को देखना है। और फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक शॉट में वन शॉट वीडियो जिसमें पूरा लेक्चर पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाए, ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको लेक्चर वाइज लेक्चर एक एक टॉपिक पर डिटेल नॉलेज दिया जाएगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए एक एक लेक्चर जो है फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डिटेल से लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जिसमें पहला लेक्चर जो है उसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक पार्ट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। आप भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री में अगर आपसे पूछा जाए कौन से क्लास में, आप बताएं 11th में है ना, आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, नाम भाई क्या है, तो जानकारी होना चाहिए, है ना। तो वो चीज है, नाम है भाई रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ये याद होना चाहिए। इंग्लिश में भी आपको याद होना चाहिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए, आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ना है वो पदार्थ के बारे में पढ़ना है। एक्चुअल में देखो, अगर हम लोग रसायन शास्त्र की परिभाषा में ही आए तो परिभाषा में ही हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है भाई, तो परिभाषा में ही पढ़ना है कि हम लोग रसायन शास्त्र में पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं रसायन शास्त्र में। अब पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब इसमें बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो हमको जानकारी होना चाहिए ना कि पदार्थ कहते हैं किसको हैं। तो हम लोग डिटेल से आज समझने वाले हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। ओके, वेरी गुड। तो हमको जानकारी होना चाहिए कि पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। आप इंग्लिश मीडियम से क्यों कम रहे हैं, है ना, आपको सभी तरह की जानकारी होनी चाहिए। तो पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, मैटर कहते हैं। चलिए, पदार्थ क्या होता है, आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो परिभाषा कुछ ना कुछ आपको याद होगा, है ना, कुछ ना कुछ परिभाषा आपको जानकारी होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे परिभाषा के बारे में बात करें तो वैसे तो एक लाइन में कहा जा सकता है कि दुनिया में जितने भी चीज हैं वो सभी पदार्थ है ना। मेरे पास ये पेन पदार्थ है, आपके सामने डिजिटल बोर्ड ये भी पदार्थ है, जिस कैमरा पे हम पढ़ा रहे हैं ये कैमरा पदार्थ है, आप जो फोन लिए हुए हैं वो भी पदार्थ है, जो सांस ले रहे हैं हवा वो भी पदार्थ है ना, पानी पी रहे हैं वो भी पदार्थ है ना, सब कुछ पदार्थ है। लेकिन आपसे कोई सवाल करे, क्या हंसना रोना, है ना, हंसना रोना जो इमोशन होता है, जो इमोशन होता है, भावनाएं होती है, तो क्या वो सब पदार्थ है? तो आप जवाब दीजिएगा नहीं, पदार्थ नहीं है। समझ में आ रही बात? तो वो सब पदार्थ नहीं है। पदार्थ किस चीज को कहते हैं? तो भाई एक परिभाषा अगर लेके चलें तो देखिए हम क्या कह सकते हैं कि हर वह वस्तु, हर वह वस्तु, हर वह वस्तु, है ना, जिसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान,
हो, क्या हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, आयतन हो, समझें, द्रव्यमान हो, आयतन हो, और वह कुछ स्थान घेर सके। बहुत ही सिंपल परिभाषा लिखा रहे हैं और एकदम सटीक परिभाषा है ना। कुछ स्थान घेर सके, घेर सके तो उसे क्या कहते हैं, बताना जरा, है बताना जरा। तो उसे पदार्थ कहते हैं, तो उसे पदार्थ कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। समझे बात को, चलिए ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं पदार्थ। अच्छा, परिभाषा बहुत सिंपल है। क्या है परिभाषा भाई, कि हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, देखो ध्यान देना, द्रव्यमान है ना, क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान हो, आयतन हो, और वह कुछ स्थान घेर सके, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपके सामने मेरे पास ये पेन है, अब ये पेन में देखो तो द्रव्यमान है, हाँ बिल्कुल द्रव्यमान है ना। अब ये क्या, इसमें आयतन है, बिल्कुल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। क्या यह स्थान घेर सकता है, बिल्कुल स्थान घेर सकता है, ठीक है, कहीं पर भी रख देंगे स्थान घेरेगा। पानी के बारे में बात करें तो पानी में द्रव्यमान होता है, बिल्कुल होता है, आयतन होता है, और वह स्थान भी घेरता है। हवा के बारे में बात करें तो आप हवा को कैसे, वायु को कैसे प्रूफ कीजिएगा कि उसमें द्रव्यमान होता है। तो सुनिए, दो बैलून आपको लेना है, ठीक है, एक बैलून, अच्छा दोनों एक साइज का बैलून होना चाहिए, एक बैलून में हवा भर देना है, ठीक है, और एक बैलून को बिना हवा भरे रखना है। अब हवा भरने के बाद अब एक तराजू पे एक बैलून रखेंगे जिसमें हवा भरा हुआ है, और एक तराजू पे रखेंगे वैसा बैलून जिसमें हवा नहीं भरा हुआ है। जब रखेंगे तो हवा भरा हुआ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब बैलून का तो जो वेट था, बैलून का जो द्रव्यमान था, तो वो एक जैसा हो गया, हवा भरा हुआ नीचे आया, इसका मतलब वायु की वजह से वो भारी हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वायु में द्रव्यमान होता है, वायु में द्रव्यमान होता है। अच्छा, वायु में अच्छा स्थान घेरता है कि नहीं, जब आप बलून फूंकते हैं तो बलून है ना फूल जाता है, तो अंदर में स्थान घेर रहा है, वायु स्थान घेर रहा है, तो वायु भी स्थान घेरता है। अच्छा, अब बात करें कि भाई पदार्थ, अच्छा एक और शब्द आपको जानकारी होना चाहिए कि पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ जो होता है ना, वो पदार्थ के बारे में अगर हम बात करें तो पदार्थ को एक और शब्द से हम लोग जानते हैं, वो है द्रव्य। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर द्रव्य है, द्रव्य तो सर द्रव्य होता है, द्रव्य माने पानी होता है, नहीं, वो द्रव होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो द्रव होता है, द्रव माने लिक्विड होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग द्रव्य की बात कर रहे हैं, द्रव्य अधवय, द्रव्य जो है किसका दूसरा नाम है, पदार्थ का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, है ना, बोलने में थोड़ा सा मैच कर जाता है, द्रव द्रव्य, तो याद रखिए द्रव्य क्या है, पदार्थ का दूसरा नाम है, अद्रव तो द्रव अवस्था है। अभी हम लोग अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चले तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं, ये देखिए, ये आपके सामने अगला टॉपिक दिख रहा है, और अगले टॉपिक में हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, पदार्थ के अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, पदार्थ के अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। अब भाई पदार्थ के अवस्था के बारे में बात करें तो ध्यान देना, तो पदार्थ का जो अवस्था होता है, क्या अवस्था जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना, 3 प्रकार के होते हैं। तो बताइए, तीनों प्रकार में अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपका एक प्रकार, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ठोस, क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं द्रव, सही है ना, नहीं ये द्रव्य हो गया, ये तो पदार्थ का ही दूसरा नाम हो गया, समझ में आ रही बात। हाँ देखो ये सब चीज ध्यान देना है। तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे द्रव्य होगा, क्या होगा, द्रव्य, सॉरी द्रव, क्या होगा, द्रव, और द्रव्य लिख देंगे तो वो तो पदार्थ का ही दूसरा नाम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका गैस, ठीक है। तो होता क्या है आप समझिए कि अगर हम लोग बात करें
कि इसमें कौन से कण पाए जाते हैं पदार्थ में, तो पदार्थ में अणु पाए जाते हैं, पदार्थ में परमाणु पाए जाते हैं, पदार्थ में आयन पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? अगर आप छोटे से एक ईंट को ले लीजिए और उसको तोड़िए, चूड़िए, चूड़ने के बाद जो सबसे छोटा कण आपसे मिलता है, जो सबसे छोटा कण जो दिखाई दे रहा है आपको, सबसे छोटा कण, मतलब उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको अणु कहेंगे। और फिर उसको भी कई गुना तोड़ना, जो हम लोग की नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे, तो हम लोग अल्ट्रा पावरफुल माइक्रोस्कोप से लगा के देख पाए, उसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। बहुत ही छोटा होता है परमाणु। ठीक है, तो एक शब्द यहां पर आता है, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द जिसे हम लोग कहते हैं अवयव कण। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, अवयव कण। अवयव कण, ये जो अवयव कण हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं अणु, ठीक है, और क्या हो सकते हैं? परमाणु। और क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु, और उसके बाद आयन। याद रखिएगा, आयन। तो कहीं पर भी एक शब्द आ जाए, और ये कौन सा शब्द है? अवयव कण। कौन सा शब्द? अवयव कण। तो अवयव कण, तीन तरह के कण को अवयव कण कहा जाता है, और वो तीनों कण कौन कौन से हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बताइए? आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे इससे आगे टॉपिक के बारे में, मतलब यहां पर जो आपको सामने फिगर दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब जो चीज देख रहे हैं ना, ये सब, इसको हम लोग अवयव कण कहेंगे। मतलब ये अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और परमाणु भी हो सकता है। माने इन तीनों में से अणु, परमाणु, आयन, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए, आप इसमें से कोई एक चीज ले लीजिए, आप अणु लेके चलिए या परमाणु लेके चलिए। तो जो परमाणु, ठोस के जो परमाणु होंगे वो एक दूसरे के बहुत निकट होंगे, एक दूसरे के बहुत निकट होंगे। ठोस के जो परमाणु होंगे वो एक दूसरे के बहुत निकट होंगे। अच्छा, द्रव के जो परमाणु होंगे वो ठोस के तुलना में कुछ दूरी पर होंगे, ठोस के तुलना में कुछ दूरी पर होंगे। और गैस के जो परमाणु होंगे वो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिगर में, ये दोनों की तुलना में, ठोस द्रव की तुलना में बहुत दूरी पर होते हैं। समझ में आ रही बात? याद रखिएगा। अच्छा, यहां पे परमाणु हम ना कह करके हम लोग अवयव कण कह लें। अवयव कण में परमाणु भी आ जाएगा, आयन भी आ जाएगा, अणु भी आ जाएगा। ठीक है, कहने के लिए तीनों में से आप कोई भी कह सकते हैं। तो हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं? ठोस का परिभाषा अगर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो? ठोस, पहली बात कि पदार्थ क्या क्या है बताइए? अवस्था है। तो हम कह सकते हैं पदार्थ का वैसा अवस्था। अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं, वैसे भी कॉपी कलम लेकर के बैठना चाहिए, है ना? अब मूवी तो देख नहीं रहे हैं, अब पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉपी कलम आपके सामने होना चाहिए, है ना? तो आप परिभाषा में हम बोलेंगे तो आप लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि अवस्था, अगर हम लोग बात करें तो पदार्थ की अवस्था ठोस है ना, तो हम कह सकते हैं पदार्थ का वैसा अवस्था। किसका परिभाषा लिखने जा रहे हैं? पदार्थ का, बताइए किसका? ठोस का। तो पदार्थ का वैसा अवस्था, ठोस की परिभाषा लिखने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? है ना, कि पदार्थ का वैसा अवस्था जिसके अवयव कण एक दूसरे के बहुत निकट होता है, एक दूसरे के बहुत निकट होता है। याद रखिएगा, ठीक है। द्रव का परिभाषा क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बताइए? पदार्थ का वैसा अवस्था, पदार्थ का वैसा अवस्था जिसमें अवयव कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो। क्या? कुछ दूरी पर। या क्या कह सकते हैं? ठोस की तुलना में दूरी पर हो, ठोस की तुलना में दूरी पर हो, है ना? ऐसे परिभाषा कर सकते हैं। गैस में हम लोग क्या कह सकते हैं? किसका अवस्था है बताइए जरा? किसका अवस्था है? पदार्थ का अवस्था है। तो हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ का वैसा अवस्था जिसमें अवयव कण किससे? ठोस और द्रव की तुलना में बहुत दूरी पर हो, ठोस और द्रव की तुलना में बहुत दूरी पर हो। एक बार फिर से, ठोस किसे कहते हैं? तो पदार्थ का वैसा अवस्था जिसमें अवयव कण एक दूसरे के बहुत निकट हो। चलो, बहुत बढ़िया। अगर हम द्रव के बारे में बात करें, द्रव किसे कहते हैं? पदार्थ का वैसा अवस्था जिसके अवयव कण ठोस की तुलना में कुछ दूरी पर हो। ठीक है। गैस किसे कहते हैं? जिसमें अवयव कण ठोस और द्रव की तुलना में, है ना, बहुत दूरी पर हो, उसे गैस कहते हैं। ओके। अब इस प्रकार से फिगर जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, और गैस को इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। ओके, चलिए अब अगर हम लोग अगले टॉपिक पर चलें, अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा वो समझिएगा। ठीक है,
यहां पर दो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, दो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये दोनों शब्द के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये शब्द आपके सामने है, और जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो आपको ये शब्द कई जगह पर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है सामने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान भी उतना ही है। ठीक है, अंतरान्विक, अंतरान्विक स्थान, अंतरान्विक बल। ठीक है, अच्छा यहां पे जो है आपका ये जो लिखाएगा ये है इस प्रकार से, थोड़ा लिखाएगा अंतरान्विक, इस तरीके से लिखाता है, तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा इसको। तो अंतरान्विक स्थान, यहां पर भी वैसे ही लिखा हुआ है, तो क्या कर देना, आधा ना कर देना है, वह हर सही कर देना है। तो ये अंतरान्विक स्थान हो गया और ये हो गया अंतरान्विक बल। ठीक है, क्या, अंतरान्विक, अंतरान्विक बल, बल बल, और ये हो जाएगा अंतरान्विक स्थान। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं कि अंतरान्विक स्थान क्या होता है, अंतरान्विक बल क्या होता है। एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग में अट जाएगा। ठीक है, एक शब्द होता है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय, देखो अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय जब दो राष्ट्र के बीच में मैच होता है ना, दो राष्ट्र के बीच में, राष्ट्र मतलब देश, दो देश के बीच में मैच हो रहा है, मान लीजिए क्रिकेट का मैच हो रहा है ना, भारत और इंग्लैंड में मैच हो रहा है, तो मान लीजिए कि दो राष्ट्र के बीच में मैच हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मैच। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मैच, इंटरनेशनल मैच। अब एक बात बताइए, आप अपने गांव में बैठे हुए हैं, अब दोस्त को फोन लगाएं, हाँ भाई शाम में आ जाना, हाँ क्या है भाई, कहाँ आ जाएंगे, तो इंटरनेशनल मैच है बगल वाले गांव से, हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मैच है। आप ऐसे नहीं कह सकते हो, आप कह सकते हैं कि अंतर गांव मैच है। समझ में आ रही बात? क्योंकि दो गांव के बीच में जब मैच होगा तो उसे अंतर गांव कहेंगे, दो मोहल्ला के बीच में मैच होगा तो उसे कहेंगे अंतर मोहल्ला मैच है ना। ओके, दो कोचिंग के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो उसको हम लोग अंतर कंपटीशन कह सकते हैं, है ना, इंटर कंपटीशन, इंटर कोचिंग, दो कोचिंग के बीच में, वो बात है। समझ में आ रही बात? तो यही जब शब्द आ गया है तो अंतर किसके बीच में लगा हुआ है, अंतरा जो लगा है आणविक, अंतरान्विक, इसको जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो अंतरा अलग होगा, आणविक अलग होगा, माने दो अणुओं के बीच। आणविक कौन शब्द से आया, अणु से आया। समझ में आ रही बात? तो दो अणुओं के बीच, अब दो अणुओं के बीच में अगर हम लोग बात करें तो दो अणुओं के बीच में क्या, बताइए, स्थान। दो अणुओं के बीच में क्या, तो स्थान। दो अणुओं के बीच का जो स्थान है अंतरान्विक स्थान कहलाएगा। लीजिए, आपको तो याद हो गया है, दो अणुओं के बीच के स्थान को अंतरान्विक स्थान कहते हैं, दो अणुओं के बीच के बल को अंतरान्विक बल कहते हैं। नहीं याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया आपको, लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, आप भी नोट कर लीजिए साथ में। तो हम क्या कह सकते हैं, दो, है ना, दो अणुओं के बीच के बल को, है ना, सही ना? नहीं, देखो स्थान है तो स्थान, बल है तो बल, है ना, बीच के स्थान को, बीच के स्थान को क्या कहते हैं, तो बताना जरा, अंतरान्विक स्थान कहते हैं, अंतरान्विक स्थान कहते हैं, अंतरान्विक स्थान कहते हैं। समझे बात को? अंतरान्विक स्थान कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बल का परिभाषा तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं ना। दो अणुओं के बीच के बल को अंतरान्विक बल कहते हैं, या स्थान की जगह पे बल करेंगे, यहां पे भी स्थान की जगह पे बल हो जाएगा। अब एक बात बताइए हमको, अगर हम अभी जो हम लोग ने जैसा पढ़ा है उसमें बताइए, तो दो अणुओं के बीच में बात हो रही है, तो ठोस में एक दूसरे के बहुत ना निकट होता है, तो जब जैसे जैसे निकट होगा स्थान कम होता जाएगा। माने एक अणु ये है और एक अणु ये है, समझिए बात को, और इनके बीच में जितना सटेंगे, हाँ, तो स्थान उतना कम होगा, जितना पास आएंगे दूरियां कम होगी, जितना पास आएंगे दूरियां कम होगी। तो जाहिर सी बात है, स्थान कम होगा तो ठोस में सबसे कम स्थान होता है, ठोस में सबसे कम स्थान होता है। देखिए, हम लोग यहाँ पे क्रम लिखने जा रहे हैं
क्या लिखने जा रहे हैं बताइए? क्रम लिखने जा रहे हैं, क्रम, जिसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो सबसे कम ठोस में, सबसे कम ठोस में स्थान होगा, उससे ज्यादा किस में होगा भाई? तो द्रव में होगा, उससे ज्यादा किस में होगा? तो गैस में होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सबसे कम स्थान, ये अंतराण्विक स्थान का हम लोग क्रम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना? तो सबसे कम स्थान ठोस में, उससे ज्यादा द्रव में, उससे ज्यादा गैस में। ठीक है, अंतराण्विक बल का तो परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद से लिख सकते हैं। आइए क्रम लिख देते हैं। तो क्रम जब हम लिख देंगे तो बताइए सबसे कम बल। अब एक बात बताओ, जितना नजदीक आएगा आकर्षण बल बढ़ेगा, और जितना दूर जाएगा आकर्षण बल क्या होगा? घटेगा। दो चुंबक को जितना पास लाओगे तो इनके बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा, और जितना दूर ले जाओगे तो आकर्षण बल घटेगा। समझ में आ रही बात ना? तो यहां पे जब अणु जितना नजदीक होगा बल उतना ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा नजदीक किसमें होता है? ठोस में। तो ठोस में सबसे ज्यादा बल लगता है, इसी कारण से ठोस कठोर होता है, ठोस टूटता नहीं है जल्दी। समझ में आ रही बात? तो बताइए ठोस में सबसे ज्यादा बल जो है, सबसे ज्यादा, देखिए हमने सिंबल बदल दिया, इसमें ऐसे था, इसमें ऐसे कर दिया। उससे कम बताइए किस में होगा? द्रव में। बहुत बढ़िया, किस में होगा? द्रव में। उससे कम बताइए? गैस में होगा। क्लियर बात? किस में होगा? गैस में होगा। समझे बात को? ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा होगा ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस के बीच में अंतर पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्या पढ़ने वाले हैं? अंतर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार शुरू से देख लेते हैं। हम लोग ने पदार्थ के बारे में पढ़ा, परिभाषा पढ़ लिया। पदार्थ का परिभाषा पढ़ने के बाद अवस्था पढ़ा। तो अवस्था कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कौन होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस में अगर हम लोग अंतर के बारे में बात करें तो ठोस, द्रव, गैस नहीं, अंतर नहीं। इसके 2 शब्दों के बारे में बात किया, अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक बल। उसमें हम लोग ने क्रम पढ़ लिया। अब ये करने के बाद अब हम लोग अंतर पढ़ेंगे। तो भाई अंतर जो पढ़ने वाले हैं, आइए अंतर क्या है तो थोड़ा देख लेते हैं अंतर। ठीक है, किसके किसके बीच में? ठोस, द्रव और बताइए गैस के बीच में। ठोस, द्रव और गैस के बीच में हम लोग अंतर पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करें, देखिए आपके सामने क्या है? आपके सामने यहां पर देखिए लिखा है ठोस, द्रव और गैस में प्रमुख अंतर। ठोस, द्रव और गैस में प्रमुख अंतर, इनके बीच में प्रमुख अंतर हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पे लिखा ठोस, यहां पे लिखा द्रव, यहां पे गैस। आप लोगों भी नोट्स जो बनाना है तो ठोस लिखिएगा, द्रव लिखिएगा, गैस लिखिएगा, बीच में ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, और एक एक पॉइंट सबका अंतर हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट 2 शब्दों के लिए है। एक आयतन लिखा हुआ है आपको, एक आकार लिखा हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है? आयतन, और यहां क्या लिखा हुआ है? आकार। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। ठोस में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मेरे पास कोई ठोस वस्तु है, ईंट है मान लीजिए, तो ईंट का जो आकार होता है वो अपने आप बदल जाता है क्या? जैसा आकार होता है और चूंकि नहीं बदलता है तो उसे निश्चित कहेंगे कि अनिश्चित। समझ लीजिए बात को, जो चीज नहीं बदलता हो उसे हम लोग निश्चित कहेंगे। माने आकार निश्चित है, बदल नहीं रहा है, और आकार बदलता रहेगा तो उसे अनिश्चित कहेंगे। क्या न कहेंगे? अनिश्चित कहेंगे। ध्यान रहेगा, समझ में आ रही बात? जो आकार बदलता रहे तो अनिश्चित, और नहीं बदलते तो निश्चित। तो ठोस का आकार नहीं बदलता है तो निश्चित हो जाएगा। आयतन के बारे में बात करें तो ईंट का जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो बताइए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या चेंज करता रहता है? नहीं। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से तो आयतन निकालते हैं हम लोग, तो आयतन जो है वो भी नहीं बदलता है। तो आकार, आयतन दोनों निश्चित होगा। द्रव में क्या होगा? द्रव से अब थोड़ा सा सोचो, पानी का सोच लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पानी है द्रव का। अब द्रव जो है, तो द्रव का तुम बताओ आकार पहले बात कर लेते हैं। तो आकार तो बदलता रहता है। तुम बाल्टी में डाल दो पानी को, बाल्टी का आकार ले लेगा। तुम बोतल में डाल दो, बोतल का आकार ले लेगा, है ना? देखो तो आकार बदल रहा है, कभी ऐसा आकार, कभी ऐसा आकार हो जा रहा है। तुम जग में डाल दो, मग में,
मग का आकार ले लेगा, जमीन पे फेंक दो फैल जाएगा। तो कहने का मतलब आकार बदल रहा है तो अनिश्चित आकार हो गया। आयतन के बारे में बात करें तो 1 लीटर पानी है तो अपने आप 2 लीटर हो जाता है, 1.5 लीटर हो जाता है, नहीं ना, 1 लीटर का 1 लीटर रहता है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि आयतन नहीं बदल रहा है, माने आयतन निश्चित होगा। समझ में आ रही बात, आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, अब गैस के बारे में बात करें तो गैस के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, इसके बारे में पहले देख लेते हैं पॉइंट। आइए देखिए क्या लिखा है भाई, ठोस का आयतन आकार दोनों क्या होता है, बोलिए, अभी ने बताया आपको, दोनों होता है निश्चित। क्या होता है भाई, निश्चित। अच्छा, और द्रव का आयतन देखो, आयतन निश्चित, तो हमने बोला ना कि 1 लीटर से 2 लीटर नहीं हो सकता है, तो आयतन बोल रहा है निश्चित होगा, लेकिन आकार अनिश्चित, द्रव का आकार बदलता रहता है तो अनिश्चित कहेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, आइए समझ लेते हैं। अब एक बात बताइए, गैस जहां पर है, रूम में है, रूम का आकार लिया हुआ है ना, बलून में भर दिए, बलून का आकार ले लिया, जिस तरीके के बैलून में भरिएगा, एक से एक डिजाइन का आता है, उसमें बलून में भर दीजिएगा उसका आकार ले लेगा। अलग अलग आकार सिलेंडर में भर दीजिएगा, सिलेंडर का आकार ले लेगा, तो आकार बदल रहा है तो अनिश्चित। और आयतन के बारे में बात करें तो सुनो, जैसे इसका एक्सपेरिमेंट आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे जितना भी सिलेंडर में गैस होता है ना तो कंप्रेस करके बढ़ा होता है, और इतना सारा गैस इतनी जगह में भरा होता है। आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं, एक सिरिंज ले लीजिएगा, ठीक है, और ये कीजिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। सिरिंज लेने के बाद अब उसको नीडल उसको हटा देना है और सिरिंज को ऐसे खींचना है, ठीक है, ऐसे खींचना है, ठीक है। खींचने के बाद अब उसका जो ब्लैक वाला जो पिस्टन कहते हैं, जो रबर होता है, खींचे तो उसमें वायु भर जाएगा, है ना। मान लीजिए 5 ml का सिरिंज है तो 5 ml तक वायु भर गया। अब उसको मुंह को ऐसे बंद कर देना है, ऐसे बंद कर देना है, और इसको दबाना है। जब आप दबाओगे ना तो वो दब जाएगा, माने ये नजदीक आएगा, फिर छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पे आएगा। तो वो 5 ml से 1 ml पे चलाया, 5 ml से 2 ml पे चलाया, तो बताओ तो उसके आयतन में परिवर्तन न हुआ? अगर दब जा रहा है तो आयतन में परिवर्तन होगा, बिल्कुल आयतन में परिवर्तन होगा। तो पता चला आयतन बदल रहा है तो आयतन भी अनिश्चित होगा। तो क्या कह रहा है, गैस का आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। अब सुनिए, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में है कि ठोस के अणुओं के बीच, है ना, अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान न्यूनतम होता है। भाई ठोस में सबसे कम होता है, अभी ने बताए थे क्रम में, हाँ बिल्कुल वही चीज है। अब बताइए, द्रव के अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान क्या होगा? भाई ठोस से ज्यादा होगा, ठोस से ज्यादा होगा, दूर पे होगा ना, तो ठोस से ज्यादा, क्या लिखा हुआ है, आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा में अधिक होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होगा। गैस के अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होता है। समझ में आ रही बात? अब अंतराण्विक बल के बारे में बात कर ले तो ठोसों के, क्या लिख रहा है, ठोसों के अणुओं के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। जाहिर सी बात है, ठोस का जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, और द्रव में उससे कम होगा, गैस में सबसे कम होगा। क्या लिखा है, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा में कम होता है, ठोस की अपेक्षा में कम होता है, और गैस के अणुओं में के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, माने बोल क्या रहा है, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। अगर आपको टेबल को थोड़ा देखने में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कीजिएगा कि उसको थोड़ा ज्यादा पिक्सल पे कर लीजिएगा, है ना, 720 पे कर लीजिएगा, तो आपको यह टेबल क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। अब ऐसे इसी तरह दिख रहा है, अच्छा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ठोस और द्रव और गैस में अंतर। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगले टॉपिक की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा टॉपिक है पदार्थ के प्रकार। क्या टॉपिक है, आप हेडिंग दे सकते हैं, क्या हेडिंग दे सकते हैं, पदार्थ के प्रकार। क्या हेडिंग दे सकते हैं, रुको लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं भाई, पदार्थ के प्रकार, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं, यहां जगह है, पदार्थ की अवस्था पढ़ लिया है, अब पदार्थ के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ के प्रकार जो होते हैं ना, तो देखो उसको 2 भागों में हम लोग बांटेंगे। सबसे पहले कितना भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, फिर उसके बाद बांटा जाएगा। एक हम लोग लिख लेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या हमने लिखा, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। और एक लिखेंगे मिश्रण। क्या लिखेंगे, मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, है ना। अब शुद्ध पदार्थ और मिश्रण ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका तत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट।
क्या कहते हैं? एलिमेंट। दूसरा होता है यौगिक। यौगिक जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। ठीक है। और तीसरा, अच्छा, ये जो मिश्रण है इसके भी दो प्रकार होंगे। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको, ये आपको इसी चैप्टर में आगे बढ़िएगा तो हम लोग विलियन पढ़ेंगे मूल कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना, मूल की अवधारणाएं पढ़ेंगे, वहां विलियन पढ़ेंगे। वहां पे ये मिश्रण का दो प्रकार बड़ा काम का होता है, बड़ा यूज होता है, तो थोड़ा याद रखिए। इसको जो होता है मिश्रण के दो प्रकार होते हैं जी। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, समझिएगा बात को। पहला जो प्रकार होगा वो क्या होगा? वो होगा समांगी। क्या होगा? समांगी मिश्रण। याद रखिएगा, क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। और दूसरा असमांगी। समांगी का उल्टा असमांगी नहीं, उसको विषमांगी कहते हैं। ठीक है, विषमांगी। विषमांगी मिश्रण, समझें? क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण, समांगी विषमांगी। सिंपल सी बात है। पदार्थ के दो प्रकार, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन? तत्व और यौगिक। मिश्रण के दो प्रकार, समांगी और विषमांगी। समझ में आ रही बात? समांगी और विषमांगी। विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। समझ में आ रही बात? क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, आइए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा डिटेल से समझ लें तो बढ़िया रहेगा। आइए चलिए देखिए। चलिए ठीक है, देखो तत्व क्या होता है। किसी भी अगर हम लोग परिभाषा पे चलें तत्व के बारे में, तो किसी भी पदार्थ का जो शुद्धतम रूप होता है उसे तत्व कहते हैं। शुद्धतम रूप, जैसे अगर पदार्थ है, अगर उसमें हाइड्रोजन के परमाणु है तो खाली हाइड्रोजन के परमाणु होंगे तो तत्व कहलाएगा। कार्बन है तो खाली कार्बन के परमाणु होंगे, तत्व कहलाएगा। इसीलिए तत्व का सिंबल होता है, जैसे कि कार्बन का सिंबल आप सी लिखते हो, ऑक्सीजन का ओ लिखते हो, खाली एक ही सिंबल ना आता है। तो तत्व में जो होता है इसका परिभाषा ही होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए कि तत्व क्या होता है, तो लिख के डैश देंगे, पदार्थ का शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। ठीक है, और यही तत्व से मिलकर के यौगिक बनता है। तत्व से मिलकर के यौगिक बनता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। समझ में आ रही बात? लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है, लेकिन निश्चित अनुपात में। कैसा? हाँ जी, कैसा? निश्चित अनुपात में। याद रखिएगा, निश्चित अनुपात माने कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन एक के रहेगा, ऑक्सीजन दूर रहेगा। अगर तुम चेंज कर दियो, C2O2 कर दियो, तुम बोलेगा सर कार्बन ऑक्सीजन ही देना है ना, हम दो कार्बन दे देते हैं। नहीं, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहलाएगा, गलत हो गया। H2O का, जल का फॉर्मूला H2O होता है। तुम बोलोगे नहीं सर हम यहाँ पे ऑक्सीजन दो ठो ले ले तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, कार्बन नहीं बने, जल नहीं बनेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे पता ये चला कि जो फॉर्मूला होता है वो इसका निश्चित होता है। माने जो तत्वों को आपस में मिला रहे हो तो उसका अनुपात निश्चित होता है। और जब निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक। याद रखिएगा, परिभाषा सिंपल है ना? क्या लिख सकते हैं आप? तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व पदार्थ का शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। यौगिक किसे कहते हैं? तो तत्वों से मिलकर के यौगिक बनता है, लेकिन अनुपात कैसा होना चाहिए? निश्चित। तो हम कह सकते हैं, है ना, निश्चित अनुपात में तत्वों को आपस में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है ना? इस प्रकार कह सकते हैं। मिश्रण के बारे में बात करें तो मिश्रण का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि वायु, जैसे कि चाय, है ना, बोलो चाय, बोलो चाय चाय चाय, है ना। अच्छा, जैसे कि कॉफी, जैसे कि सीमेंट, सीमेंट, है ना,
बहुत सारा वायु, वायु जो घूम रहा, अब वायु भाई कैसे मिश्रण है, अब वायु में बहुत सारे गैस होते हैं, नाइट्रोजन तुमको गैस मिल जाएंगे, हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ऑक्सीजन मिल जाएंगे, सब आपस में ऐसे ही मिले हुए हैं, ठीक है ना। धूल भी मिला हुआ है, धूल कण भी मिल रहा है, तो मिश्रण ही कहलाया ना। अब चाय, चाय के बाद अच्छा इसमें अनुपात का कोई लेना देना नहीं, अनुपात अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? अनिश्चित। अब एक बात बताओ, तुम चाय बना रहे हो, है ना, चाय बना रहे हो तो कोई चाय में ज्यादा चीनी डालता है, कोई कम चीनी डालता है ना, कोई दूध ज्यादा डालता है, दूध कम डालता है, कोई पत्ती ज्यादा। तो मान के चलिए कि कोई बढ़िया से दूध पत्ती सब बढ़िया से डाल के बनाया है और उसको तुम चाय कह रहे हो, तो कोई अच्छा से नहीं बना है तो उसको क्या कहोगे? उसको जहर थोड़ी ना कहोगे, उसको भी चाय कहोगे, नहीं मारे? हाँ कहोगे कि भाई चाय खराब है, चाय अच्छी है, ऐसे कहो, लेकिन चाय तो कहोगे। तो उसमें अनुपात का कोई लेना देना नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन और कार्बन में हमने चेंजेस किया तो गड़बड़ हो गया, वो चीज बना ही नहीं। और यहाँ हम चीनी ज्यादा, चीनी कम, पत्ती ज्यादा, पत्ती कम डाल देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, टेस्ट में फर्क पड़ेगा, बाकी कहलाएगा वो चाय ही। अब सीमेंट है तो सीमेंट आप खरीदने जा रहे हैं तो आप 300 रुपए का बोरा भी सीमेंट मिलता है, 500 का बोरा भी मिलता है, 400 का बोरा मिलता है। तब वहां पे क्या है? क्वालिटी में फर्क है। कहला तो सब सीमेंट ही रहा है, अब कोई अच्छा है कोई खराब है, लेकिन सीमेंट ही कहला रहा है, तो उसमें मिश्रण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिश्रण में अनुपात अनिश्चित होगा, अनुपात अनिश्चित होगा। अब सुनिए, जैसे कि एक गिलास ले लेते हैं, अच्छा एक गिलास, ठीक है, तो गिलास ले लिए, है ना, दिख रहा है गिलास, हाँ चलिए ठीक है, गिलास ले लिए, गिलास में पानी ले लिया और 1 चम्मच चीनी डाल दिया, मिला दिया बढ़िया से। तो बताओ तो दो चीजों को आपस में मिलाया है तो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। तो मिश्रण जब कहलाएगा तो सुनो, जब चीनी आपस में मिला है तो चीनी बढ़िया से घुल ना जाता है, हैं? तो उसको कहते हैं कि चीनी समान अवस्था में घुला है। ऊपर से आप पीजिएगा तो उतने मीठा लगेगा, नीचे से पीजिएगा नीचे से पीजिएगा तो उतना ही मीठा लगेगा। आप बोलेंगे सर नीचे से कैसे पिएंगे? तो नीचे से पीने का तरीका है कि ऐसा स्ट्रॉ ले लीजिए और उसमें डालिए और पीजिए। जब पिएंगे तो किधर का पानी आएगा? नीचे का पानी आएगा ना, है ना। तुम तो सोच रहे हो कि इसमें छेद करके पिएंगे, नहीं, छेद करके नहीं पीना है, ठीक है। तो आप जो है जब पिएंगे तो नीचे वाला पानी आएगा, दोनों का सेम मीठा होगा। यकीन नहीं है तो पी के देखना, समझ में आ रही बात? अब जैसे चाय हम लोग पीते हैं तो क्या ऊपर से चाय पीते हैं तो मीठा लग रहा है, जैसे जैसे पीते जाते हैं तो ज्यादा मीठा लगता है? ऐसा थोड़ी ना होता है। चीनी बशर्ते चीनी बढ़िया से घुल जाना चाहिए। तो चूंकि समान अवस्था में घुला हुआ है, तो अगर कोई समान अवस्था में उपस्थित तो उसे समांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी। अब ये पानी में हमने बालू डाल दिया, ये भी मिश्रण बन गया, लेकिन बालू का होता है नीचे बढ़ जाता है, इसको कहेंगे विषमांगी। अगर समान अवस्था में नहीं मिला हो तो उसे क्या कहेंगे? विषमांगी। तो समांगी मिश्रण कौन कहलाएगा? तो जब समान अवस्था में मिश्रण में जो कंपोनेंट, जो घटक आपस में मिले हुए हैं वो समान अवस्था में मिले हैं तो उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे, और समान अवस्था में नहीं मिले हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ा, हमारे साथ साथ पढ़ा, है ना। उसके लिए आप लोग को मिलता है बहुत बड़ा सा थैंक यू। क्या मिलता है? थैंक यू। क्या मिलता है? थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक चीज थोड़ा आप कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो उसका फीडबैक जरूर आप कमेंट में दीजिएगा। जब वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो वीडियो के नीचे जो कमेंट होता है तो उसमें आपको बताना है कि सर हमको वीडियो कैसा लगा, कौन टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। सारा टॉपिक आया तो चलिए बता दीजिएगा, और नहीं कोई समझ में आया तो वो भी आपको कमेंट में लिखना है कि अगले वीडियो में हम उसको सॉल्यूशन दे सकें। समझ में आ रही बात? तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।